हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज़ है। इसमें अभी हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं और कार्ल मार्क्स के हम लोग ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। इसी कड़ी में हम लोग आज उत्पादन की शक्तियाँ एवं संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। तो कार्ल मार्क्स के उत्पादन की शक्तियाँ एवं संबंध क्या थे, इसके बारे में चलिए हम लोग डिटेल से समझते हैं। मार्क्स के अनुसार मानवीय समाज का जो आधार है वही भौतिक उत्पादन है, अर्थात भौतिक उत्पादन ही मानवीय समाज का आधार है। मार्क्स के अनुसार प्रथम ऐतिहासिक क्रिया भौतिक वस्तुओं का उत्पादन है। उनका ऐसा मानना है कि यदि कोई सबसे पहले ऐतिहासिक क्रिया हुई थी तो वह भौतिक वस्तुओं का उत्पादन ही था। वस्तुतः यह एक ऐतिहासिक क्रिया है जो सारी इतिहास की एक मूलभूत दशा है, अर्थात चाहे हम जिस अवस्था में रहे हैं उस अवस्था में भी भौतिक वस्तुओं का उत्पादन तो हुआ ही है, उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। मार्क्स कहते हैं कि मानव समाजों का इतिहास इसी बात की कहानी है कि किस प्रकार आजीविका अर्जन के प्रयासों के संदर्भ में व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात हम किस प्रकार से अपनी आजीविका का भरण पोषण कर सकें, इसी के कारण किस प्रकार से व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यही मानव समाज के इतिहास की कहानी है। मार्क्स ऐसा मानते हैं कि आर्थिक उत्पादन अथवा भौतिक वस्तुओं का उत्पादन समाज का वह प्रारंभिक बिंदु है, अर्थात बिल्कुल शुरुआत का बिंदु है, जहां से समाज एक अंतर संबंधित समग्र के रूप में संरचित होता है। अर्थात इन्होंने माना है कि जो उत्पादन है वही समाज का बिल्कुल प्रारंभिक बिंदु था, जहाँ से समाज एक दूसरे से कैसे जुड़ता है और आगे को बढ़ता है। कार्ल मार्क्स की यही मान्यता थी कि उत्पादन की शक्तियाँ उत्पादन के संबंधों के साथ मिलकर प्रत्येक समाज के आर्थिक व सामाजिक इतिहास का आधार बनती है, अर्थात उसकी बेस बनती हैं। अपनी पुस्तक ग्रुंडरेज, जो कि 1857 से 58 के बीच में प्रकाशित हुई थी, इसकी प्रस्तावना में मार्क्स ने कहा है कि यद्यपि उत्पादन, वितरण व उपभोग की तीनों प्रक्रियाएं एक ही नहीं हैं, तो भी ये समष्टि का प्रतिनिधित्व करती हैं। अर्थात इनके कहने का यह अर्थ है कि उत्पादन, वितरण और उपभोग, यह तीनों प्रक्रियाएं अगर देखा जाए तो अलग अलग होती हैं, लेकिन इन तीनों को हम अलग अलग नहीं समझ सकते हैं, बल्कि यह तीनों एक संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करती हैं, अर्थात यह तीनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं या परस्पर निर्भर होती हैं। तो यहाँ पर जो मानवीय समाज का आधार भौतिक उत्पादन है, इसमें अगर सिंपल तरीके से हम समझें तो कार्ल मार्क्स यही कहना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो बिल्कुल शुरुआत से अगर हम देखें, प्रारंभिक बिंदु ही मानव समाज का देखें तो वह उत्पादन की प्रक्रिया से ही शुरू होती है। और उन्होंने माना है कि जो भौतिक उत्पादन है या जो हम उत्पादन किस प्रकार से करते हैं, यही जो मानव समाज का आधार है, अर्थात मानव समाज का, जहाँ से अगर हम एक इमेजिन करते हैं कि मानव समाज की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उसका प्रारंभिक बिंदु ही इन्होंने भौतिक उत्पादन से माना है। उत्पादन की शक्तियों की बात आती है तो उत्पादन की शक्तियों में मार्क्स ने उत्पादन के साधन व श्रम शक्ति दोनों को रखा है। उत्पादन के साधन और श्रम शक्ति क्या है, यह दोनों को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। उत्पादन की शक्तियों के अंतर्गत मशीनों का विकास कैसे हुआ है या मशीनों का जो विकास हमें दिख रहा है, श्रम के तरीकों में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, ऊर्जा के नए नए स्रोतों की खोज हुई है, तथा जो श्रमिकों को नई ट्रेनिंग भी दी जाती है उनसे जुड़ी हुई, अगर नई कोई टेक्नोलॉजी आ गई तो उससे जुड़ी जो श्रमिक वर्ग है उसको नई ट्रेनिंग भी दी जाती है कि जब वो सीखेंगे तभी तो उन नई मशीनों पर, नई टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं, तो उनको उनसे फ्रेंडली भी बनाया जाता है।
तो इस अर्थ में विज्ञान व उससे जुड़े हुए जो कौशल हैं, इनको उत्पादक शक्तियों के अंग के रूप में हम देख सकते हैं। हालांकि कुछ मार्क्सवादी तो भौगोलिक या जो पारिस्थितिक भूभाग होता है, इनको भी उत्पादन की शक्तियों के रूप में शामिल किए हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स यहाँ पर इन बातों के कोई भी जिक्र नहीं किए हैं। हालांकि जो प्रौद्योगिकी है या पारिस्थितिकी है, ये अनचाहे परिवर्तन जब इसमें होते हैं तो यह उत्पादन प्रणाली को भी प्रभावित करती है। यह हम सभी जानते हैं कि अगर नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो उत्पादन के तरीके बदल जाते हैं, या कहीं की पर्यावरण है उसके हिसाब से भी बहुत ऐसी जगह होती हैं कि जहाँ पे हम हर तरह का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ की परिस्थिति के अनुसार भी उत्पादन के तरीके बदल जाते हैं और उत्पादन के संबंधों के संतुलन को भी यह काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि अगर एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी की कोई फैक्ट्री है तो वहाँ पे कार्य करने के तरीके अलग हो जाएंगे। लोग हर चीज़ कंप्यूटराइज रहेगा और लोग जितनी काम करने के तरीके हैं वो सारे कंप्यूटर बेस्ड हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम कोई एक ऐसा यूनिट देखते हैं जहाँ पे काम हाथों से किया जाता है, मैनुअल तरीके से किया जाता है, तो वहाँ पे जो उत्पादन का तरीका है या उत्पादन के संबंध हैं, जो लोग किस प्रकार से वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो एक जो अगर हथकरघा उद्योग जो होता है छोटे स्तर पे, जहाँ पे सूतों की कताई और किस प्रकार से उनसे बनाया जाता है, कपड़ों को बनाया जाता है वीव करके, तो उनकी तुलना हम किसी बहुत बड़े कपड़ा मिल या कपड़ा फैक्ट्री से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन के पैटर्न होते हैं और कपड़े एक दिन में कितने लाखों मीटर एक कुछ घंटों में निकल जाते हैं, और वहीं पे एक हथकरघा उद्योग है, वहाँ पे कार्य करने के तरीके हमको बिल्कुल अलग नज़र आएंगे। तो इस प्रकार से प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी किस प्रकार से उत्पादन के संबंधों को भी परिवर्तित करती है, यह हम लोग स्पष्ट समझ सकते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो ये परिवर्तन होता है, जैसे किसी प्रौद्योगिकी के आने से और उत्पादन के संबंधों में जो परिवर्तन दिखाई देता है, यह अनायास ऐसे ही परिवर्तन नहीं हो जाता है। क्योंकि जो श्रम वर्ग है, जिसे हम श्रम शक्ति बोलते हैं, यह जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसी के बेस पे काम करती है। लेकिन जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो चूंकि वह उनसे जागरूक नहीं होते हैं, उनके बारे में परिचित नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक संघर्ष चलता है कि हम इन चीज़ों को कैसे सीखेंगे और किस प्रकार से उत्पादन किया जाएगा। तो उनके अंदर भी एक संघर्ष होता है, वह उन संघर्ष से गुजरते हुए तब जाके नई टेक्नोलॉजी को सीखते हैं उन्हीं संघर्ष के साथ में, और तब जाके परिवर्तन हमें दिखाई देता है, चाहे वह उत्पादन के तरीके हों और चाहे उत्पादन के संबंध हों। इन दोनों में परिवर्तन इन संघर्षों के बाद दिखाई देता है। उत्पादन की भौतिक शक्तियों में जो परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन हमें निरंतर दिखाई देता है। कभी कभी यह परिवर्तन जो है कुछ प्राकृतिक या पारिस्थितिक घटनाओं के कारण भी होता है, जैसा कि जनजातीय समाजों में हम देखते हैं। यह परिवर्तन किस प्रकार से होता है, जैसे नदी सूख जाती है या बहुत ज़्यादा वनों की कटाई हो गई, भूमि का क्षरण हो रहा है, ऐसी घटनाओं के कारण उत्पादन की भौतिक शक्तियों में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। परंतु चूंकि मानव ने अपने जीवन को बेहतर बनाने तथा अभावों को पूर्ति करने के लिए सदैव ही प्रयास किया है, अर्थात वह प्रकृति पर हमेशा ही विजय पाने की कोशिश किया है। और यह किस प्रकार से किया है, अपने श्रम से किया है, अपनी मेहनत से किया है, और इसी निरंतर संघर्ष से उत्पादन की जो शक्तियां हैं वह विकसित होती हैं, क्योंकि यह उत्पादन की शक्तियां एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचती हैं। हमारे श्रम से हम नई नई चीज़ों को खोजते हैं और इस प्रकार से उत्पादन की शक्तियों में भी विकास पाया जाता है। इस प्रकार के उत्पादन की शक्तियों का विकास प्रमुख होता है तथा यह बाहरी कारकों के द्वारा होता है। इसमें बाहरी कारकों के द्वारा कैसे होता है, क्योंकि व्यक्ति जिस प्रक्रिया से कार्य करता है वह उसे और भी बेहतर बनाना चाहता है।
अर्थात वह उसमें और भी कुछ न कुछ उसमें सुधार की अवस्था लाना चाहता है और जो स्थिति पहले थी उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से चूंकि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो समाज में उत्पादन में लगा हुआ है, अर्थात यह सिर्फ मनुष्य ही है जो समाज में उत्पादन की प्रक्रिया में लगा है। बाकी जितने भी प्राणी दिखेंगे वह सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के डेली के अपने जो प्रतिदिन के उनके क्रियाकलाप हैं बस उसी में संलग्न होते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि खुद का तो जीवन निर्वाह कर ही रहा है और भी उत्पादन करने में लगा रहता है। और इस प्रकार से मनुष्य अपने श्रम के द्वारा प्रकृति पर हमेशा निरंतर विजय पाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि उत्पादन शक्तियों की प्रकृति कैसी होती है, आखिर में इनका नेचर कैसा होता है। तो उत्पादन जो शक्तियाँ होती हैं यह प्रकृति को उपयोगी मूल्यों में परिवर्तित कर देती हैं। क्योंकि जो भी हम नेचर से हमें मिलता है उनका हम स्वरूप बदल के एक उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन करके और फिर उन्हें हम उत्पादित वस्तुओं के रूप में ला देते हैं जिन्हें हम मूल्यों में बेच सकते हैं। तो जो उत्पादन की शक्तियां हैं यह प्रकृति को उपयोगी मूल्यों में परिवर्तित कर देती हैं। उत्पादन शक्तियाँ जो होती हैं यह विकासशील होती हैं और वे प्रकृति पर मनुष्य की विजय और ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ विकसित होती रहती हैं। जहाँ जहाँ ये शक्तियाँ विकसित होती हैं नए उत्पादन के संबंध विकसित होते जाते हैं और विकास के एक बिंदु पर पहुंचकर उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों के मध्य संघर्ष होता है। क्योंकि उत्पादन संबंध जो है वह अब नई उत्पादन शक्तियों से सामंजस्य नहीं रख पाते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा था किस प्रकार से हमारे समाज में एक व्यवस्था बनी हुई है और उसी समय एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो हम अपने पुरानी टेक्नोलॉजी है और जो नई टेक्नोलॉजी है उन दोनों के बीच में एक संघर्ष सा बना हुआ रहता है और इसी संघर्ष के कारण जब हम सामंजस्य नहीं बना पाते हैं तो परेशानियां हमारे सामने आती हैं। और कार्ल मार्क्स इसी को मानते हैं कि यही एक ऐसी स्थिति होती है जिस समय समाज जो है वह क्रांति के युग में प्रवेश करता है। मनुष्य में वर्ष संघर्ष की स्थिति को पहचानते हुए इस क्रांति के प्रति जागरूकता होती है। वर्ष संघर्ष हमेशा से चला आया है और यह किनके बीच में होता है, दो वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि वे लोग जो पुरानी व्यवस्था को बनाए हुए चाहते हैं अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर जो दूसरा पक्ष होता है वो नई आर्थिक व्यवस्था की अगुवाई करने में लगा हुआ रहता है कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई अर्थव्यवस्था का हमें रूप दिख रहा है उसे हमें स्वीकारना चाहिए। इस प्रकार उत्पादन शक्तियों का विकास मानवीय इतिहास की सामान्य प्रक्रिया की व्याख्या करता है। जैसा कि हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो उत्पादन की शक्तियां हैं इसमें सिर्फ उत्पादन के साधन ही नहीं होते। उत्पादन के साधन में क्या आते हैं, जो उपकरण हैं, मशीनें हैं, फैक्ट्रियां हैं, ये सारी चीज़ें उत्पादन के साधन में आते हैं। तो उत्पादन की शक्तियों में सिर्फ उत्पादन के साधन ही नहीं होते बल्कि कार्य में जो श्रम शक्ति लगी हुई है या जो कौशल है, ज्ञान है, अनुभव है लोगों का, यह सारी जो मानवीय योग्यताएं हैं यह भी शामिल होती है। इन्हें ही श्रम शक्ति कहते हैं। भौतिक उत्पादन की प्रक्रिया में समाज के पास जो शक्तियां होती हैं ये उत्पादन शक्तियां कहलाती हैं। इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से या सरल तरीके से इसे कह सकते हैं कि भौतिक उत्पादन की प्रक्रिया में समाज के पास जो भी शक्तियां हैं यही उत्पादन की शक्तियां कहलाती हैं। यह इग्नू की किताब में बिल्कुल ही क्लियर बताया गया है कि श्रम शक्ति और श्रम होता है यह दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इसको मैं यहाँ पर टैग भी कर दे रही हूँ और आप लोग इसे देख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा और मैं भी इसे समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। श्रम शक्ति, मार्क्स के अनुसार श्रम शक्ति
उपयोगी कार्य करने की एक ऐसी क्षमता है जो उत्पादों के मूल्य को बढ़ा देती है। इस बात को हम लोग समझते हैं कि श्रम शक्ति जो होती है वह कार्य करने की ऐसी क्षमता है, उपयोगी कार्य करने की, ऐसे कोई भी कार्य नहीं करने की, उपयोगी कार्य करने की एक ऐसी क्षमता है जो उत्पादों के, जो भी उत्पाद निकल रहा है बन के उत्पादन से, उन उत्पादों के मूल्य को बढ़ा देती है। श्रमिक अपनी श्रम शक्ति अर्थात कार्य करने की क्षमता को बेचते हैं, जिससे वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। श्रमिक क्या करता है? अपनी श्रम शक्ति को मूल्यों में बेचता है और क्या करता है, और जिससे क्या होता है, उन्होंने अपना श्रम दिया और उनको उस श्रम का पैसा मिला और उनसे जो वस्तुएं निर्मित हुई इनसे मूल्यों में वृद्धि होती है। वे नगद वेतन के बदले पूंजीपतियों को अपनी श्रम शक्ति बेचते हैं। हमें श्रम शक्ति और श्रम में अंतर को समझना चाहिए। श्रम अपनी शक्ति लगाने की वह प्रक्रिया है। अब यहाँ हम लोग श्रम शक्ति को तो समझे, लेकिन श्रम क्या है? श्रम अपनी शक्ति को लगाने की वह प्रक्रिया है जिससे वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। अर्थात हम जब वह शक्ति लगाते हैं जिससे कि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो रही है, जबकि श्रम शक्ति किसी भी वस्तु में अतिरिक्त मूल्य बढ़ाने का साधन है। अर्थात अब बिल्कुल क्लियर हम लोग समझते हैं कि श्रम जो होता है यह वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करता है, लेकिन श्रम शक्ति जो होता है वह किसी वस्तु का अतिरिक्त मूल्य बढ़ाने का साधन होता है। मूल्य बढ़ाने का साधन तो शक्ति है, लेकिन जो सरप्लस वैल्यू है, अर्थात जितना खर्चा है हुआ किसी उत्पादन पे, उतने श्रम को दे के हमने उतना पैसा निकाल लिया, अगर उसको हमने उत्पाद के रूप में बदल के उसे बेच के उतना पैसा निकाल लिया तो वो तो श्रम शक्ति है। लेकिन हमने जितना खर्चा किया था किसी उत्पाद को बनाने के लिए और उससे ज़्यादा हम श्रम शक्ति लेके और उत्पाद को और ज़्यादा बढ़ाए तो हमारे पास और ज़्यादा मुनाफा आया, अर्थात सरप्लस वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गया। तो इस प्रकार से इसे हम श्रम शक्ति कहते हैं। पूंजीपति, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि पूंजीपति कैसे कच्चे माल को खरीदने के लिए पूंजी निवेश करते हैं। पूंजीपति जो है वो कच्चे माल खरीदे, उसमें उन्होंने अपना पैसा लगाया, बाद में उत्पादित वस्तुओं का अधिक कीमत पर बेच देते हैं। यह तभी संभव है जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो, क्योंकि जो जितना पैसा लगा के हमने कच्चे माल को खरीदा है और सिर्फ उतने ही पैसे में अगर हमारा उत्पाद तैयार होकर हम बेच दिए तो फिर तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो यह जब अधिक कीमत पर हमें बेचना है तभी हम उससे कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं या उससे हमें कुछ बेनिफिट होगा। तो इसके लिए हमें वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना पड़ता है। मार्क्स के अनुसार श्रम शक्ति वह क्षमता है जिसके जुड़ने से वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। अर्थात जब उत्पाद की ज़्यादा संख्या बढ़ेगी या उत्पादन बड़े स्तर पर होगा तो श्रम शक्ति भी ज़्यादा लगता है, और जब श्रम शक्ति ज़्यादा लगता है तो वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ जाता है। पूंजीपति श्रम शक्ति को खरीदने व उपयोग करके श्रमिक से श्रम हथियाने में सफल हो जाता है। श्रमिक जितना अपना श्रम शक्ति दे रहा है उसके बदले उसके श्रम शक्ति के बराबर उसे पैसा नहीं मिल रहा है, उससे कम पैसा मिलता है, या जितना पैसा मिलता है उससे कहीं ज़्यादा एक श्रमिक अपना श्रम शक्ति देता है। तो इस प्रकार से पूंजीपति श्रम शक्ति को खरीदने व उपयोग करके श्रमिक से श्रम हथियाने में सफल होता है। वस्तु के अतिरिक्त मूल्य का स्रोत यही श्रम है, अर्थात यह जो मेहनत है, इनका जो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, यही वस्तु के अतिरिक्त मूल्य को कमाने में पूंजीपति को सहायता देता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था में अतिरिक्त उत्पादन मूल्य का स्रोत एक विशिष्ट प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें श्रमिक अपने श्रम द्वारा वस्तुओं के मूल्य में अधिक वृद्धि करता है, लेकिन वृद्धि की तुलना में
पूंजीपति श्रम शक्ति का कम मूल्य देते हैं। तो यह हम सभी को भी पता है कि एक अगर श्रमिक है वह किसी भी जो उद्योग है उसमें अपना जितना श्रम देता है और उससे उस पूंजीपति को जितना फ़ायदा मिलता है उतना उस श्रमिक वर्ग को उसके बदले का जो श्रम का पैसा है वो नहीं मिलता है। तो यह श्रम शक्ति और श्रम में क्या अंतर था यह कार्ल मार्क्स ने समझाया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को उत्पादन की शक्तियाँ अच्छे से समझ में आ गई होंगी और इसी कड़ी में हम लोग उत्पादन के संबंध के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं एक छोटे छोटे टॉपिक के रूप में इसलिए ला रही हूँ कि जब हम एक ही साथ कई सारे टॉपिक को पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है और हम लोग उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, अलग अलग अंतर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं एक टॉपिक पे सिर्फ एक ही वीडियो बना रही हूँ जिससे कि आप लोगों को वह टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। और इसी कड़ी में जो इग्नू की किताब है और कार्ल मार्क्स का जो बुक है यह, इसमें इन्होंने जो भी कार्ल मार्क्स की थ्योरी है इस बेस्ड पर इग्नू में बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो मैं इन प्रश्नों को भी अपने जब ये कार्ल मार्क्स समाप्त होंगे टॉपिक तो मैं इनके जो इग्नू के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं एक ही वीडियो में इसको पूरा हम लोग कवर करेंगे। और इसको आप लोग पहले अपने से देखिएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है इन प्रश्नों के उत्तर, बाद में इसका लास्ट में हम लोग वीडियो के डिस्कस करेंगे। तो बस ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और आप लोग हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।